हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों की बहुत ही डिमांड के अनुसार हम अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 के लेक्चर्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम यूनिट 10 के लेक्चर बनाइए, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों की इतनी डिमांड है तो मुझे बनाना चाहिए। वैसे मेरा बहुत व्यस्तता चल रही थी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैं अब यूनिट 10 के लेक्चर स्टार्ट कर रही। तो आप लोगों का इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कीजिएगा। आज हम यूनिट 10 में सबसे पहले ये जानेंगे कि जो न्यू सिलेबस आया है 2024 का, उसमें क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए यूनिट 10 में, उनमें किन किन टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से अपने एक सिस्टम वाइज पढ़ाई को लेकर चलना है। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश की जनजातियों से जो उनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन होता है, उनका भौगोलिक जो विस्तार होता है, उसके बारे में हमें विस्तार से क्या करना है, अध्ययन करना है। जनजातियाँ जो हैं किन किन इलाकों में किस तरीके से फैली हुई, पहाड़ी इलाकों में है, मैदानी इलाकों में है, कहाँ कहाँ पर उनका विस्तार बना हुआ है। दूसरा टॉपिक है संवैधानिक प्रावधान। हम इसमें ये पढ़ेंगे और जानेंगे कि संविधान में, जो हमारा भारतीय संविधान है, वहाँ जनजातियों को लेकर क्या प्रावधान किए गए, किस अनुच्छेद में, किस भाग में, किस सूची में जनजातियों से संबंधित विशेष प्रावधान है, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा क्या है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं, उनमें भी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों की सूची में शामिल किया है, जिन्हें हम देखते होंगे, आप कभी भी पढ़ते हो तो पीवीटीजी ग्रुप के नाम से जानते हैं। हम पीवीटीजी ग्रुप के नाम से जानते हैं। नहीं, इसमें जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। लगभग 75 जनजातियां ऐसी हैं जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उन्हें पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया गया है। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि जनजातियों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ बनाई गई हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। जनजातियों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन से संस्थान हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन सभी का हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम उनके कल्चर के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके कल्चर्स क्या है, उनके रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, सामाजिक तौर तरीके क्या है, विवाह की क्या पद्धतियाँ हैं, कौन से त्योहारों को मनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, जनजातीय संस्कृति के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर अगर हम देखेंगे आगे तो हम उसमें पाते हैं कि जो जनजातीय आदिवासी नेतृत्व रहे हैं उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे सहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी में भारतीय जनजाति व्यक्तित्व का, जो कि विशेषकर मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्या योगदान रहा था, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। फिर अगला हमारा जो है 7 नंबर का पॉइंट है, उसमें हम देखेंगे कि जो जनजातियों से संबंधित कौन कौन से इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किए गए, कौन कौन से संस्थान हैं जो विशेषकर जनजातियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, कौन कौन से संग्रहालय हैं, जैसे कि बादल संग्रहालय छिंदवाड़ा में हम जानते हैं जनजातीय वर्ग से संबंधित है, उनसे संबंधित कोई प्रकाशन, कोई पत्रिका है, अखबार है, कोई पुस्तक है, तो इन सब बातों को हम क्या करेंगे, यूनिट 10 में अध्ययन करेंगे। यानी यूनिट 10 में हम क्या करेंगे, विस्तार से जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे, जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जानेंगे, उनमें भी कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, घुमंतु जनजातियाँ, घुमंतु मतलब जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकती है, प्रवचन करती रहती है, उनके बारे में जानेंगे। जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में हम जानेंगे, उनके कल्चर्स क्या है, विवाह के रीति रिवाज, त्योहार पद्धतियाँ, रहन सहन, खान पान के तरीके, इन सब का उनके कल्चर के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर हम मध्य प्रदेश के जो भी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और उनके प्रकाशन, कोई भी पत्रिका निकाल रहे हैं वो 5-6 साप्ताहिक, तो उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ कहाँ है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीपली क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर जनजाति वर्ड है क्या। मतलब अगर हम परिभाषित करना चाहें तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, ये जनजाति वर्ड कहाँ से आया है, जनजातियों के बारे में विभिन्न जो विद्वान है, प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्होंने क्या क्या विचार व्यक्त किए हैं। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से जब हम आदि मानव हमारा जीवन था तो मानव समाज
जो तो एक जनजातियाँ उनका भाग रही हैं। प्राचीन काल से ही जनजातियाँ क्या रही हैं, मानव समाज का भाग रही हैं। जब हम आदिवासी के रूप में जीवन जीते थे, वो मानव के क्या है, पास्ट को दर्शाती हैं कि मानव का जो पास्ट था वो कैसे था, किस तरीके का रहन सहन था, खान पान था, क्या रीति रिवाज थे। इन सभी चीज़ों को जनजाति समुदाय क्या करता है, चित्रित करता है। जनजाति समुदाय का मानव इस आधुनिक समाज में अपनी विशिष्ट संस्कृति का आदि मानव के रूप में जाना जाता है। मतलब उनको आदि मानव इसलिए कहते हैं कि आज जो हम जो मॉडर्न एज में जी रहे हैं वो हमसे बहुत पिछड़े तरीके से रहते हैं। उनके रहने के तरीके अलग हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनकी संस्कृति की रहन सहन के सारे तरीके क्या हैं, हमसे अलग हैं। इसलिए उनको हम आदि मानव के रूप में भी जानते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जनजाति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान है क्योंकि विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। भारत में देखा जाए तो जो हमारा पूरा भारत देश है उसमें मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक जनजाति निवास करती है। सबसे अधिक जनजाति समूह जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसका हम विशेष अध्ययन कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत में और मध्य प्रदेश में जो भौगोलिक क्षेत्र में जनजातियाँ मुख्यतः जंगल होंगे यानी फॉरेस्ट का एरिया होगा, पहाड़ होंगे और गुफाओं में क्या करते हैं, वो अध्ययन करते हैं। जंगल में पहाड़ और गुफाओं में क्या रहता है, उनका निवास रहता है। कुछ समाजशास्त्री जो हुए हैं, हमारे सोशलिस्ट हुए हैं, उन्होंने इनको वंचित वर्ग का, वंचित वर्ग का मतलब होता है, वंचित वर्ग का हमारा आशा है कि जो कि समाज की मुख्य उससे क्या हुआ है, पिछड़ा हुआ है। समाज के मुख्य धारा से क्या हुआ है, ये पिछड़ा हुआ है। समाज की मुख्य धारा से जो पिछड़ जाते हैं उनको हम वंचित वर्ग के रूप में जानते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, वंचित वर्ग के रूप में पहचानते हैं। ठीक है। जो हट्टन हुए हैं उन्होंने आदिम जाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स नाम से इनको संबोधित किया। दोस्तों जो मैं पढ़ा रहे हैं आपको, ये सिर्फ ऊपर से नहीं, सतही लेवल से नहीं पढ़ा रहे, आपको इस तरीके से पढ़ा रहे कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, तो उनको किसने किस नाम से संबोधित किया है। तुम्हारे हट्टन महोदय ने इनको प्रिमिटिव ट्राइब्स का है, आदिम जाति नाम से संबोधित किया है हट्टन महोदय ने। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को क्या है, नोट करते जाएं। तो हट्टन ने इन्हें आदिम जाति प्रिमिटिव ट्राइब्स के नाम से संबोधित किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कि हट्टन ने आदिम जाति को, जनजाति को किस नाम से संबोधित किया है। तो किस नाम से संबोधित किया है, प्रिमिटिव ट्राइब, आदिम जाति के नाम से। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे GS घुरे जी हैं, ये भी एक सोशलिस्ट हैं, GS घुरे, इन्होंने जनजाति समूह को किस नाम से संबोधित किया है। तो GS घुरे ने जनजाति समूह को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया है। GS घुरे ने जनजाति समूह को पिछड़े हिंदू कहा है। हट्टन ने क्या कहा है, आदिम जाति कहा है। GS घुरे ने पिछड़े हिंदू कहा है। ठीक है। अगला हम देखेंगे जो हमारे श्यामाचरण दुबे हैं, उन्होंने वास्तव में जनजातियों को परिभाषित करते हुए एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में जनजाति व्यक्तियों का एक समूह होता है। कहते जनजाति वो व्यक्तियों का समूह है, कोई अलग से कोई चीज़ थोड़ी है, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या करते हैं, विचरण करते हैं, रहते हैं, और जो किसी आदि पूर्वज से ही अपना उद्भव मानते हैं, जिसकी एक विशिष्ट क्या होती है, संस्कृति होती है, जो आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से परे। यानी श्यामाचरण जी का कहना है, जो श्यामाचरण दुबे कहते हैं कि जनजाति व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आवास करते हैं, अपने पूर्वज से उनका उद्भव होता है और उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और जो आधुनिक सभ्यता से क्या है, परे है। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि हट्टन ने जनजाति समूह को क्या किया है, उन्होंने प्रिमिटिव ट्राइब्स नाम से संबोधित किया है, आदिम जाति क्या है। GS घुरे ने क्या किया है, पिछड़े हिंदू का है। ये फैक्ट आप नोट करेंगे। फिर श्यामाचरण दुबे की परिभाषा देखेंगे कि जनजाति व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और किसी आदि पूर्वज से अपना उत्पत्ति उद्भव मानते हैं, जिनकी एक विशेष संस्कृति होती है और जो आधुनिक सभ्यता से क्या होते हैं, परे होते हैं। तो ये हमारे 3 फैक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे डॉक्टर मजूमदार के अनुसार परिभाषा। डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि जनजाति अनेक परिवारों के समूह का एक संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह उद्योग और उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का क्या करते हैं,
पालन करते हैं, एक निश्चित एवं उपयोगी आदान प्रदान का परस्पर विकास करते हैं। परिभाषा सब वही है, एक तो से हम थोड़े से इधर उधर बढ़ रहते हैं बस। मजूमदार जी क्या कहते हैं कि जनजाति जो है व्यक्तियों का क्या है, एक परिवारों का क्या है, संकलन है, जिसका कोई सामान्य नाम होगा, जैसे बैगा, गौर, कुल, है ना। सदस्य निश्चित विभाग पर रहते होंगे, लेकिन भाषा बोलते होंगे, उनके विवाह के विषय में कुछ निषेधों का पालन होता होगा, जैसे कि कहीं पर बधूमूल्य का प्रचलन है उनका, और गोत्र सगोत्र विवाह नहीं होते, तो इस तरीके के निषेध होते होंगे। एक निश्चित उपयोगी आदान प्रदान का परस्पर क्या करते होंगे, वो विकास करते होंगे। फिर हम देखते हैं कि जो आदिवासी नाम दिए गए जनजातियों को विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या नाम दिए गए। तो सबसे पहले हम एक और परिभाषा देख लेंगे, फिर उनके नाम देखेंगे। डॉक्टर रविंद्र मुखर्जी कहते हैं कि जनजाति वह क्षेत्रीय समूह है जो भूभाग भाषा सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि के विषयों में एक समानता में सूत्र में बना होता है। यानी कोई भी जनजाति है वह क्षेत्रीय समूह है जो भूभाग भाषा सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बना होता है। उपरोक्त जो सारी परिभाषा है उनसे हम एक सार निकालें तो एक संक्षिप्त परिभाषा क्या बनती है कि जनजाति एक ऐसा समूह है जो निश्चित क्षेत्र में क्या करता है, निश्चित भाषा, विशेष संस्कृति और सामाजिक संगठन रखता है। निश्चित क्षेत्र में तो वो क्या करते होंगे, रहते होंगे, उनकी एक निश्चित भाषा होती होगी, एक विशेष संस्कृति होगी, एक सामाजिक संगठन होता होगा। यानी उनका क्या है, एक विशेष हमसे वो उनका एक विशेष क्षेत्र रहता है रहने का। मान लीजिए कोई भी जनजाति हो गई तो उसका ये विशेष एरिया रहेगा, ठीक है। उसका कल्चर्स अलग रहेंगे, रहन सहन की, ठीक, उनकी भाषाएं अलग रहेंगी, उनका सामाजिक संगठन अलग रहेगा, समाज के तौर तरीके अलग रहेंगे, समाज के मुखिया को कुछ और कहा जाएगा, जैसे कि पटेल, खुद्दम, इस तरीके के नाम से संबोधित करते हैं ना। तो संक्षिप्त में परिभाषा यही है कि जनजाति एक ऐसा हमारे समूह होता है जिसका क्या होता है, निश्चित क्षेत्र होता है जो निश्चित भाषा, संस्कृति और सामाजिक संगठन को क्या करते हैं, रखते हैं। एक शॉर्ट परिभाषा हो गई आपके सबके अनुसार। अब हम देखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न प्रसिद्ध व्यक्तियों ने जनजातियों को किस नाम से क्या है, संबोधित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे काका कालेलकर हैं, जो पिछड़ा पर आयोग के अध्यक्ष रहे थे, और A.B. ठक्कर ने, जिन्हें हम ठक्कर बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा है जनजातियों को आदिवासी नाम से क्या किया है, संबोधित किया है। जनजातियों को किस नाम से संबोधित किया, उन्होंने आदिवासी नाम से संबोधित किया, ठक्कर बाबा ने और काका कालेलकर ने। ठक्कर बाबा ने और काका कालेलकर ने उनको आदिवासी नाम से क्या किया है, संबोधित किया है। हर्बर्ट रिजले, श्री लेसी और श्री अल्विन ने भी उनको आदिवासी ही कहा है। अब हम बात करें तो ग्रियर्सन की, जो कि हिंदी भाषा में इनका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण रहता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा है। क्या क्या है, आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा है। फिर हम देखेंगे G.S. घुरिये जी, जिन्हें गोविंद सदाशिव घुरिये बोलते हैं, इन्होंने आदिवासियों को पिछड़े हिंदू कहा है। जो हमारी जनजाति समूह है, जनजाति भाई बंधु हैं, उनको पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी है G.S. घुरिये जी ने। अगर आपसे G.S. घुरिये का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे गोविंद सदाशिव घुरिये। दास एंड दास जो है डॉक्टर, उन्होंने विलीन मानवता कहा है, जनजाति को विलीन मानवता नाम से संबोधित किया है। जनजाति को विलीन मानवता नाम से क्या किया है, उन्होंने संबोधित किया है दास एंड दास ने। अंग्रेजों ने दलित कहा था, महात्मा गांधी हरिजन कहा था। हरिजन और गिरिजन, हरिजन और गिरिजन। हरिजन से तात्पर्य है जो हमारा, हरिजन से तात्पर्य है जो हमारा अनुसूचित जाति समूह है, जो हमारा SC वर्ग है, उसको क्या कहा था, उन्होंने हरिजन कहा था। महात्मा गांधी ने हमारे SC वर्ग को क्या कहा था, हरिजन कहा था। यानी जो हमारा अनुसूचित जाति समूह है उसको गांधी ने हरिजन कहा था, और जो हमारा ST वर्ग है उसको गांधी ने क्या कहा था, गिरिजन। यानी कि पर्वत पर रहने वाले लोग, गिरिमीस पर्वत, गिरिजन मीस पर्वत पर रहने वाले लोग। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने SC को क्या कहा है, हरिजन, ST को कहा है गिरिजन। SC मीस अनुसूचित जाति, ST मीस अनुसूचित जनजाति। तो हरिजन और गिरिजन को आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का क्या है, आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति नाम से संबोधित किया। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर देखा कि विभिन्न जो विद्वान उन्होंने आदिवासियों को जनजाति समूह को किस नाम से संबोधित किया। प्रसिद्ध नाम है काका कालेलकर, ठक्कर बाबा, उन्होंने आदिवासी नाम दिया है। ग्रियर्सन ने पहाड़ी जनजाति कहा है। G.S. घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा है। अंग्रेजों ने विलीन
दास एंड दास ने क्या किया था, विलीन मानवता के नाम से उनको क्या किया था, संबोधित किया था। अंग्रेजों ने दलित वर्ग, महात्मा गांधी ने गिरिजन, क्योंकि महात्मा गांधी ने एससी को हरिजन कहा है, एसटी को गिरिजन कहा है, और भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति नाम से उनको संबोधित किया गया है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट फैक्ट, इनको आप याद रख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि जनजाति वर्ग परिभाषा तो हमको समझ गए आगे कि एक ऐसा सामाजिक समूह जो विशेष क्षेत्र में रहता है, विशेष भाषा होती है, विशेष संस्कृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। अब जनजातियों की विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि जनजाति क्या विशेषता होती है। इनकी विशिष्ट भाषा और संस्कृति होती है, हमसे अलग इनकी एक अलग लैंग्वेज होगी, जैसे गौड़ों की गोड़ी होगी, है ना, बीलों की वीली होगी। इस तरीके से उनकी एक विशिष्ट भाषा होती है, विशिष्ट संस्कृति होती है। हर जैसे हमारे कोई फंक्शन होते हैं तो उनके तौर तरीके अलग हैं, इनके फंक्शन के तौर तरीके अलग हैं, इनका रहन सहन अलग है, इनके खान पान अलग है। इनकी जो आदिवासी महिलाएं होती हैं बेगा गुदवाने की शौकीन होती हैं, गहनों की शौकीन होती हैं और श्रृंगार की शौकीन होती हैं। इनके अलग तरीके के त्यौहार होते हैं, अलग तरीके से इनको ये एंजॉय करते हैं। तो इनकी एक अलग भाषा और उनकी अलग ही संस्कृति होती है। सामान्यतः जनजाति में अंतर विवाह समूह होता है, यानी क्या होता है, ये अपने अंदर ही अपनी एक जनजाति वर्ग में ही क्या करते हैं, सामान्यतः शादी करते हैं। इनमें संयुक्त परिवार की अवधारणा पाई जाती है। हम जितने आधुनिक होते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा बढ़ती जा रही है, यानी माँ बाप उनके बच्चे से, लेकिन संयुक्त परिवार की प्रथा आपको हमें जनजातियों में देखने को मिलेगी। पूरा परिवार होगा, दादा फिर दादा फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, सारा पूरा इनके ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जनजाति का एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन होता है। एक इनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर होगा, या पूरा मुखिया, जैसे हमारे 5 सरपंच होते हैं उस तरीके से इनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर होता है, और इनका राजनीतिक संगठन भी होता है। प्रत्येक जनजाति की विशेष संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार होते हैं। संस्कृति को परिभाषित करना थोड़ा टफ है, क्योंकि संस्कृति क्या है, हमारे विचार, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, तौर तरीके, हम किसी चीज़ को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी अमूर्त विरासत क्या है, तो उसमें इनको कल्चर में इनको शामिल करते हैं। उनकी परंपराएं और त्योहारों को, ये सब उनके क्या होते हैं, अलग होते हैं। विशेष भाषा संस्कृति होगी, एक अंतर विवाह समूह होता है, संयुक्त परिवार की अवधारणा होती है, प्रत्येक का एक सामाजिक राजनीतिक संगठन होता है, विशेष संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार होते हैं। इनके निवास स्थल जो होते हैं समाज की मुख्यधारा से अलग थलग होते हैं। ये हमारे आसपास रहने को आपको नहीं मिलेंगे, सुदूर जंगलों में, दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में इनका निवास हमको देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, प्राचीन जनजाति समुदाय प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से संबंधित है। मुख्यतः चाहे भील हो गए, वेगा हो गए, मुख्यतः हमें ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से ही संबंधित जनजातियां पाई जाती हैं। सामान्यतः मध्य प्रदेश में जनजातीय समाजों पितृवंशी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। आपको जॉइंट फैमिली मिलेगी, यानी कि संयुक्त परिवार मिलेगा, उसमें मुखिया जो रहेंगे पिता दादा, यानी पुरुष को ही मुखिया बनाया जाता है। यानी जब परिवार में मुखिया पुरुष होता है तो हम उसे पितृसत्तात्मक पितृवंशी समाज बोलते हैं। जब परिवार में मुखिया महिला को माना जाता है तो उसको हम मातृसत्तात्मक मातृवंशी परिवार बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने जनजातियों की क्या है विशेषताओं को देखा था। जनजातियों की विशेषताओं में हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर इनका निवास है, कहाँ कहाँ पे किस तरीके से अपने आप को किस कल्चर से कैसे जोड़ते हैं। तो हमने उनकी परिभाषाएं देखी, उनको भिन्न नाम दिए गए, जैसे GS गोरी ने पिछड़े हिंदू कहा था, महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा था, काका कालेलकर ने आदिवासी कहा था, ठक्कर बापा ने उनको आदिवासी कहा था, भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति कहा गया है। इन सभी चीज़ों को हमने क्या है यहाँ पर विस्तार से अध्ययन किया है। और हम देखें तो प्रत्येक जो जनजाति होती है उसकी जो आर्थिक क्रियाएं होती है, यानी जीविकोपार्जन के जो विभिन्न उद्देश्य होते हैं वो वनों पर आधारित मिलेंगे। वनों पर को इकट्ठा करना, जैसे कि तेंदुपत्ता हो गया, लाख हो गया, हरवैड़ा हो गया, इस तरीके की उपजों को क्या करते हैं वो इकट्ठा करते हैं। आखेट करना यानी शिकार करना। कुछ समुदाय कृषि भी करने लगे, जिसमें वस्तु विनिमय ही प्रमुख होता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। भारत का जो संविधान है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह अनुच्छेद 366-25 एवं 342 का प्रयोग करके किसी जाति को अनुसूचित जनजाति चिन्हित कर सकता है। तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्रदान करता है कि अनुच्छेद 366-25 अनुच्छेद 366-25 और 342 का प्रयोग करके किसी जाति को जनजाति चिन्हित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है।
अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियों की जनसंख्या के बारे में जानेंगे, फिर उनके भौगोलिक विस्तार को विस्तार से जानेंगे। आज लेक्चर हमने आपको बताया कि जनजाति क्या होती हैं, क्या और किस तरीके से उनको परिभाषित करते हैं, उनको किस किस नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है, और उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो जनजाति परिभाषा हम शॉर्ट में देखेंगे। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक विशेष क्षेत्र में निवास करती हैं, इनकी विशेष भाषा होती है और विशेष संस्कृति होती है, ठीक है। फिर जनजातियों को विभिन्न वर्गों, विभिन्न विद्वानों ने कैसे संबोधित किया। ठक्कर बाबा ने उनको आदिवासी कहा है, महात्मा गांधी ने उनको गिरिजन कहा है, जी.एस. दुर्गे ने उनको पिछड़े हिंदू की संज्ञा से संबोधित किया गया। इस तरीके से क्या है, जो हट्टन जी थे उन्होंने आदिम जाति नाम दिया था। हट्टन जी ने क्या कहा था, आदिम जाति। जनजाति की विशेषता क्या है, विशेष क्षेत्र में ये क्या करती हैं, ये विशेष क्षेत्र में क्या करेंगे, आपको निवास करेंगे, ठीक है। विशेष भाषा होगी इनकी, विशेष संस्कृति होगी और संयुक्त समाज होगा इनका, प्रतिसत्तात्मक परिवार होगा, ठीक है। और इनके जो विवाह होते हैं जनजातियों के अंदर ही मुख्यतः पाए जाते हैं। विशेष भाषा, संस्कृति, संयुक्त परिवार, प्रतिसत्तात्मक समाज इत्यादि इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। हम जितना पढ़ाएंगे ना उतना आपको याद करा के जाएंगे, ये हमारा पूरा मोटिव है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा पढ़ा दिया और निकल ली, आपको याद तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम जितना पढ़ाएंगे ना आपको याद करा के जाएंगे। तो आज हम फिर से रिवाज कहते हैं। हट्टन ने क्या कहा है आदिवासियों को, हट्टन ने कहा है आदिम जाति। हट्टन ने क्या कहा है, आदिम जाति नाम से आदिवासियों को संबोधित किया, प्रिमिटिव ट्राइब्स, ठीक है। जी.एस. घुरिया जी ने क्या किया है, जी.एस. घुरिया ने उनको पिछड़े हिंदू कहा है, महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा है, ठक्कर बापा ने आदिवासी कहा है, अंग्रेजों ने दलित कहा है। वो भारतीय संविधान को किस नाम से संबोधित करता है, अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान किस नाम से संबोधित करता है, अनुसूचित जनजाति। तो इन फैक्टरों को हमने क्या कहा था, यहाँ पे पढ़ा था, ओके। और हमने देखा कि जो अनुच्छेद 365, 366, 25 और 342 में क्या है, जनजाति के बारे में हमको वर्णन मिलता है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक शक्ति प्रदान करते हैं, कोई भी जाति है उसको वो जनजाति चिन्हित कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय जो है। अनुच्छेद 365, 366, 25 सॉरी 366, 25 और 342 का प्रयोग करके किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इस लेक्चर को एंड करते हैं। जिन फैक्टों पर मैंने विशेष फोकस किया है आशा है आपने नोट किया होगा और उनको याद, मैंने कोशिश की है कि आपको याद हो जाए। एक बार और रिवाज कर लीजिएगा, आपको पूरे याद हो जाएंगे। ओके, गुड बाय, गुड डे एंड अपना ध्यान रखें और अपने जीवन के लिए सकारात्मक रहें, हमेशा नई ऊर्जा से भरे रहें, क्योंकि जीवन अनमोल है और खुशियाँ अपने आप नहीं आती हैं, हमको ढूंढनी पड़ती हैं। ओके, तो आज के लिए यही लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके बाय।